तो इस लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है बायोडाइवर्सिटी। कुछ डिटेल मेरे बारे में अगर नहीं मालूम आपको पॉज करके पढ़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग दिस होल लेक्चर। आपको क्या करना है, पॉज करके जानना है। अगर नहीं पता पता है तो आगे बढ़ जाना है। अच्छा, क्रेडिट सिस्टम का होपफुली आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार, है ना। तो सबसे पहला रामसर साइट बिहार में कौन सा है? करेक्ट जवाब है कमल लेक, जो है एक रामसर साइट है, पहला रामसर साइट इन बिहार, जिसको कबरताल वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पे है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के। एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होता है समझ लो ध्यान से। ऐसे जो रिवर्स है ना, ऐसे मियंडरिंग करते हुए चलती है, राइट। तो मियंडरिंग करते हुए ये क्या करती है, इस शोर को काटते हुए चलती है, इधर काटते हुए चलती है। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये दोनों मिल जाती है, तो अब रिवर जो है ऐसे फ्लो करने लगती है। ठीक है, तो ये जो लेक बना यहाँ पे, उसी को ऑक्सबो लेक बोलते हैं। The lake is home to variety of birds, including migratory birds and important ecosystem for both flora and fauna. Wetland can be categorized in तीन distinct type। कौन कौन सा? एक होता है inland wetlands, जो इनकम्पास करता है वेरियस फॉर्म, जैसे कि marshes, swamps, rivers, plains, lakes, flood plains and ponds। ये सारा कुछ क्या है, inland wetland का एग्जाम्पल है। वहीं पे कोस्टल वेटलैंड की बात करें तो नाम से ही लग रहा है क्या, कि रिवर जाके मिलती है किससे, या फिर समंदर के किनारे वाला एरिया, है ना। जैसे कि वहां पे मैनग्रोव, साल्ट वाटर मार्सेज, लगून्स और स्टोरेज होती है, अमॉन्ग अदर्स। मैन मेड वेटलैंड की बात किया जाए, तीसरे टाइप का है, जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, जो जिसमें फिश पॉन्ड, साल्ट पैंस और राइस पैडीज टाइप के एग्जाम्पल शामिल है। सेवरल नोटेबल वेटलैंड साइट आर फाउंड अक्रॉस इंडिया। उनके नाम जान लीजिए कहाँ पे है, जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस क्वेश्चन की तरह कि कहाँ पे लोकेटेड है। तो अष्टामुड़ी वेटलैंड जो है केरला में है। ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड, नाम से ही कलकत्ता है तो वेस्ट बंगाल में ही होगा। चंद्रताल वेटलैंड, वो आपने कोई मीम वगैरह देखा होगा ना, मीम नहीं क्या बोलते हैं उसको, कोई रील वगैरह की, मैं एक बार चंद्रताल लेक देखना चाहता हूँ, तो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। भितरकनिका मैंग्रोव की बात करें उड़ीसा में है, जगजाहिर है। और भोज वेटलैंड की बात करें, ध्यान रहे भोज है ना कि भुज है, तो भोज वेटलैंड कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और भुज कहाँ पे है? वो गुजरात में। चिल्का लेक उड़ीसा में और कलायदेव नेशनल पार्क इन राजस्थान होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट रामसर साइट्स डेजिग्नेटेड इन इंडिया। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा 10 इंडियन वेटलैंड्स हैं, यहाँ पे रामसर साइट्स हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश जो है वो स्मॉलेस्ट वेटलैंड है, जिसका सरफेस एरिया केवल 20 हेक्टेयर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायबुल लामजो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच लेक, है ना। कायबुल लामजो नेशनल पार्क, चलो मैं इसका वो बता देता हूँ, मणिपुर में लोकेटेड है। कहाँ? मणिपुर में। तो वहां पे कौन सी लेक है? लोकटक लेक। उसके अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कायबुल लामजो नेशनल पार्क। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि फ्लोटिंग पार्क है इन दी वर्ल्ड लोकेटेड इन दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोकटक लेक। लोकटक लेक लेक क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। ध्यान रहे, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया कौन सा है? लोकटक लेक। मणिपुर स्टेट में है। नेशनल पार्क इज कैरेक्टराइज बाय फ्लोटिंग डिकम्पोज्ड प्लांट्स मटेरियल। लोकली उसको क्या बोलते हैं? फुमड़ी बोलते हैं। ध्यान रहे, वर्ड जो है की वर्ड ध्यान में रखना है आपको। इट इज द लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडेंजर्ड ब्रो एंटर्ड डियर, जिसको संघाई डियर के नाम से जानते हैं, और इल्स डियर, जिसको कार्बस इल्डी इल्डी के नाम से जानते हैं, विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। संघाई डियर क्या है? स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड फायर एक्सटेंशन। वाइल्ड फायर एक्सटेंशन का मेजर कॉज कौन सा नहीं है? लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट बिल्कुल है, क्यों? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से उनका हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहा, जो कि एक वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन का कारण है, रीजन है। ठीक है, मेक फायर इन द फॉरेस्ट, बिल्कुल वाइल्ड फायर की वजह से भी उनका हैबिटेट या फिर जंगल पूरा खत्म हो जाते हैं, वो मेन रीजन है किसका? वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन का। इलीगल कमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये भी है बिल्कुल। अगला, फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है, बट डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन के लिए ए बी सी तीनों के तीनों जिम्मेदार हैं। ठीक, एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है फॉर वेरियस इन्वायरमेंटल और सोसाइटल इशू इज नॉट डायरेक्टली कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन। क्या? फास्ट पेस ऑफ population growth. However, it can contribute to wildlife extinction indirectly by leading to habitat loss, pollution और over exploitation of natural resources. वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन की बात करें तो प्राइमरली ड्रिवन बाय द फैक्टर जैसे कि लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इलीगल कमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ, पोचिंग एंड ट्रैफिकिंग, साथ में एक्टिविटी जैसे कि मेकिंग फायर इन द फॉरेस्ट दैट कैन लीड टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और वाइल्ड फायर्स। दिस फैक्टर पोजेस अ मोर इमीडिएट थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस।
नेक्स्ट है कि द नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब ध्यान रखिएगा, जो चंबल सेंचुरी है ना, नेशनल चंबल सेंचुरी, वो ट्राई जंक्शन पे लाई करता है। ट्राई जंक्शन किसका किसका, इधर है मान लो इधर है राजस्थान, इधर है यूपी और इधर है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे लाई करता है। हरियाणा उसमें शामिल नहीं है, तो वही पूछा था हमसे, इसलिए करेक्ट जवाब होगा हरियाणा। नेशनल चंबल सेंचुरी की बात करें तो होम टू मोर देन 400 स्पीसीज ऑफ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स इंक्लूडिंग सम ऑफ द रेयर और इंडेंजर्ड वन, जैसे कि इंडियन स्कीमर, ब्लैक बिल्ड टर्न, दी सारस क्रेन, पलाज फिश ईगल एंड दी ग्रेटर फ्लेमिंगो। ये सब क्या है, बर्ड्स के नाम है। ध्यान रखिएगा इनको 2 बार पढ़ के। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है कि ब्लैक बेली टर्न क्या है ना, 4 ऑप्शन देगा कि फिश है, बर्ड है, ये है, वो है, राइट। तो इसलिए ऐसा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, 1-2 बार पूछ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको। तो सेंचुरी इज ऑल्सो अ हेवन फॉर रेप्टाइल्स, स्पेशली घड़ियाल्स के लिए जाना जाता है ना, जो एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्रोकोडाइल है विद अ लॉन्ग और नैरो स्नाउट। सेंचुरी जो है वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड है जहाँ पे आप गंगा रिवर डॉल्फिन देख सकते हो, जो कि एक इंडेंजर्ड फ्रेश वाटर कैकेशियन है दैट कैन ओनली लिव इन रिवर्स, केवल रिवर में पाई जाती है, समंदर में नहीं। द सेंचुरी इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स, जैसे कि रिवाइंस एंड हिल्स दैट फॉर्म अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। ये सारे के सारे फीचर्स हैं किसके, चंबल सेंचुरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल कंट्री। बिल्कुल सही बात है, ऐसा क्यों? बटरफ्लाइज कांट टॉलरेट लो टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है ना, कि जो उनके लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर है रिप्रोड्यूस करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए, वो है क्या, ट्रॉपिकल कंट्रीज में मिलता है। दैट्स वाई दे आर गुड इन, मैक्सिमम नंबर कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल कंट्री में। तो एसेशन भी सही, रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी करेक्टली कर रहा है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई आर फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्री। क्यों? क्योंकि बटरफ्लाई कांट टॉलरेट लो प्रेशर टेम्परेचर। बटरफ्लाई आर एक्टोथर्म, मतलब दे कैन रिलाई ऑन देयर एनवायरनमेंट टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ट्रॉपिकल कंट्रीज हैव वार्म क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर विच इज आइडियल फॉर बटरफ्लाई। और ट्रॉपिकल कंट्रीज में बटरफ्लाई कैन फाइंड फूड एंड मेट्स इजिली एंड दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। वहीं पर अगर हम बात करें ऐसी कोल्ड कंट्रीज की, है ना, तो वहां पर उनके लिए मुश्किल होती है फूड और स्केपिंग पोटेंशियल थ्रेट्स, है ना। तो दीज रिमार्केबल इंसेक्ट एम्प्लॉय द हुए ऑन देयर विंग फॉर डुअल पर्पजेज, क्या क्या, कैमोफ्लाज और वार्निंग सिग्नल टू डिटर प्रेडेटर, एनहेंसिंग देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। बटरफ्लाई रिलाई ऑन विंग कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि शेप एंड कलर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अरेंज करना है इन चारों को, इसमें सिलेक्ट कर इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। तो आप लगा लेते हैं ऑर्डर में। तो पहला, तीसरा और फिर चौथा, फिर दूसरा। पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, तो आपको क्या करना है, इनका डेट ध्यान में रखना है, किसके रिगार्डिंग है वो तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड इन, तो ये गुजरात में है। चलो मैं बता देता हूँ, चारों में से करेक्ट जवाब है जामनगर, गुजरात में है, जो क्या है, फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी है। इट वॉज इनॉग्रेटेड कब, 2011 में। सेंटर वॉज एस्टेब्लिश एज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट और रिलायंस इंडस्ट्री। एनसीएमबी क्या है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जो कंडक्ट करता है रिसर्च ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। देखो, 2 टाइप का होता है, एक सिटू भी होता है, इन सिटू भी होता है। इन सिटू का मतलब, इनका मतलब वहीं पे, जहाँ पे है वहीं पे, है ना, डिक्लेयर कर दो कि ये यहाँ से प्रोटेक्टेड एरिया है, तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, सेक्रेट ग्रुप एक्सेट्रा। वहीं पे एक सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, उसको ला के एक स्पेसिफिक एरिया में, है ना, हम प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि बोटोनिकल गार्डन। तो बोटोनिकल गार्डन किसका एग्जाम्पल है, एक सिटू का है, ना कि इन सिटू का। ठीक, ओके, सारा कुछ क्लियर ही हो गया। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट कैन बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग वेरियस अप्रोचेज, जैसे सी बैंड्स, फील्ड जीन बैंक्स, इन विट्रो स्टोरेज टेक्निक, पोलन बैंक्स और डीएनए बैंक्स। ठीक है,
ये क्या है, जेनेटिक रिसोर्सेज को आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट सेव करने का तरीका है। रजीचम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, चारों में से कौन सा करेक्ट जवाब है। चलो ठीक है, तो इसका अगर मैं लोकेशन आपको बता दूं तो इससे चारों ऑप्शन में मार्क कर दोगे अच्छे से। चलो मैं बता देता हूँ, JNK जम्मू एंड कश्मीर में है ना, ये लोकेटेड है। तो अभी यहाँ से क्लियर हो गया होगा, हंगुल या फिर कश्मीरी स्टेक जो है वो एसोसिएटेड है इस नेशनल पार्क से। ठीक है क्या? ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन लिव फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, बिना पानी पिए सबसे लंबे टाइम के तक कौन रह सकता है चारों में से। तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि कैमल, लेकिन नहीं, अभी फिर से सुनो कि इन चारों में से सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक बिना पानी के रह सकता है कंगारू रैट्स। कितना? 3 से लेकर 5, क्या दिन नहीं, महीने नहीं, सालों, ईयर्स, इतने ईयर तक है ना बिना पानी के रह सकता है। कौन? कंगारू रैट्स। कंगारू भी रह सकता है लगभग 7 महीने तक, है ना। कैमल भी रह सकते हैं, जिराफ भी रह सकते हैं, लेकिन सबसे लंबे टाइम के लिए कौन रह सकता है? कंगारू रैट्स। ऐसा क्यों समझते हैं? कंगारू रैट्स जो है ट्रफल ईटिंग मार्सुपियल्स है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं एंड हैव नो नीड टू ड्रिंक वाटर। दे सर्वाइव ऑन द वाटर मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द ड्राई सीड्स दे ईट। देयर साइंटिफिक नेम क्या है? डिपोडोमियस है। दे हैव सेवरल एडाप्टेशन टू कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी, जैसे कि लार्ज चिक पाउचेज, highly specialized kidney in oily food and the long nasal passes. They can live for 3 से लेकर 5 साल तक ड्रिंकिंग वाटर, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। और वहीं पे अगर हम जिराफ की बात किया जाए, कंगारू की बात किया जाए, तो वो सर्वाइव कर सकता है 7 मंथ तक। जिराफ और कैमल भी है ना लॉन्ग पीरियड विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकते हैं, बट नॉट एज लॉन्ग एज कंगारू रेट्स। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम प्लांट बायोमास। प्लांट बायोमास का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लिविंग प्लांट्स है ना, उसका टोटल वेट देखा जाए कितना है, उसको प्लांट बायोमास बोलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर चारों में से आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा किसके पास होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास होगा, क्योंकि इसके पास ऑप्टिमल है ना। ऑप्टिमल क्या है? बारिश भी है, रेन भी है, साथ में टेम्परेचर जो है वो भी ऑप्टिमल होता है थ्रू आउट द ईयर। दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट कंडीशन टू ग्रो, है ना। दैट्स व्हाई द प्लांट बायोमास इज द वेट ऑफ लिविंग प्लांट मटेरियल contained above and below a unit of ground surface area at a given point in time। और ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट प्लांट बायोमास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल पार्क इधर है और इधर स्टेट है। तो बांदीपुर आपको पता है कर्नाटका में है, राजाजी उत्तराखंड में है, सिंपली फॉल उड़ीसा में है, पिन वैली जो है जम्मू कश्मीर में ना होके वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो हमसे क्या पूछा था? नॉट करेक्टली मैच, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। हाँ, तो इसी के साथ आप क्या किया, आपने रिवाइज भी कर लिया। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटका में है। सिंपली फॉल जो है उड़ीसा में, राजाजी उत्तराखंड में, और कुछ और लिस्ट है उसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि डायरेक्ट पूछा है कहाँ पे है लोकेटेड है। हाँ, तो कलाईदेव नेशनल पार्क हमने देख लिया, राजस्थान, भरतपुर राजस्थान में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ध्यान रहे कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है? कुल्लू रीजन इन दी स्टेट ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। राजा जी हमने देख लिया, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ? उत्तराखंड में है, हरिद्वार, देहरादून और पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के। वन विहार नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, भोपाल के। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। गिर नेशनल पार्क, गिर से गुजरात है ना, तो गुजरात में है। मानस है आसाम में, दरिचगम है अभी देख लिया जम्मू कश्मीर में। और पापीकोंडा, पापीकोंडा है AP में, आप में, है ना, मतलब आंध्र प्रदेश में। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ प्रोटेक्टेड मैनग्रोव रीजन। क्या प्रोटेक्टेड मैनग्रोव रीजन चारों में से कौन सा है? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, गोवा या फिर चंद्रताल। तो करेक्ट जवाब है गोवा में। ठीक है, कितना है देखो, गोवा का अगर टोटल एरिया देखो आप तो 3,70,200 हेक्टेयर है, जिसमें से 2,200 हेक्टेयर जो है मैनग्रोव एरिया है वहां पे। और साथ में अप्रोक्सीमेटली 178 हेक्टेयर ऑफ द बेस्ट मैनग्रोव एरिया इन चुराओ गोवा वाज डिक्लेयर्ड अ reserve forest under the Indian Forest Act of 1927. This area was designated as the Dr. Salim Ali Bird Sanctuary under the Wildlife Protection Act of India. अभी आपको ये भी पता चल गया कहाँ पे सिचुएटेड है, राइट। To ensure its preservation, additionally afforestation efforts have been undertaken in Goa to restore degraded mangrove areas. Next है कि शुक्ला फांटा वाइल्ड लाइफ रिजर्व इज लोकेटेड इन। क्या? शुक्ला फांटा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, तो ये जो है लोकेटेड है नेपाल में। आपको क्या करना है, जस्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, एरिया है तराई ऑफ द फार वेस्टर्न रीजन नेपाल में, जो 305 किलोमीटर। डिटेल जानने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान में रखो कहाँ पे लोकेटेड है, नेपाल में। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? फूड है, ड्रग है, इंडस्ट्रियल यूज है। देखो ये सारी चीजें तो सेकेंडरी है ना,
प्रोडक्ट है, लेकिन प्राइमरी चीज क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम। ये जो है सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है बायोडाइवर्सिटी का। ऐसा क्यों समझते हैं? बायोडाइवर्सिटी जो है वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इज essential for maintenance of healthy ecosystem. कैसे? ecosystem are the complex system of the living organism or their environment that interact with each other. Biodiversity crucial है life on earth due to क्या कुछ रीजन है। क्या पहला है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, कि हर एक स्पीसीज जो है एक यूनिक रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में, कंट्रीब्यूटिंग टू एनर्जी कैप्चर, ऑर्गेनिक मैटर साइक्लिंग एंड इसेंशियल सर्विस फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। डाइवर्स इकोसिस्टम जो है आर मोर रेजिलियंट इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंज। वहीं पे दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस की। बायोडाइवर्सिटी सर्व करता है रिसोर्स पूल फॉर फूड प्रोडक्शन, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल्स। इट इंक्लूड्स क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, फिशरीज और फॉरेस्ट, प्रोवाइडिंग सस्टेनेंस एंड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री। एथिकल वैल्यू भी शो करता है बायोडाइवर्सिटी। कैसे? प्रिजर्व करता है कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, emphasizing the importance of conservation efforts. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी सेचुरेटेड एरिया इन इंडिया। मतलब बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इतना है कि वो सेचुरेशन लेवल पे पहुंच चुका है। चारों में से आपको पता चल गया होगा वेस्टर्न घाट जो है वो बायोडाइवर्सिटी सेचुरेटेड एरिया है इंडिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर आपको वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन मिलेगा पूरे अर्थ पे। 5000 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, 139 स्पीसीज ऑफ ममल्स, 508 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स और 179 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस मिलते हैं। वेस्टर्न घाट जो है ऑल्सो होम टू अ नंबर ऑफ इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक का मतलब केवल वहीं पे मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये याद भी होना चाहिए, नीलगिरी थार, लायन टेल मकाऊ और मलाबार ग्रे हॉर्नबिल, ये तीनों क्या है, इंडेमिक है टू वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट 6 इंडियन स्टेट्स में पाया जाता है, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इट इज माउंटेन रेंज दैट रन्स along the western edge of the India, starting Tapti River in Gujarat or ending at Kanyakumari in Tamil Nadu. Next है which of the following is not responsible for increase in the biodiversity of an ecosystem. मतलब increase in biodiversity of ecosystem के लिए इन्वॉल्व नहीं है। कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम बिल्कुल डिपेंड करता है। जितना ज्यादा प्रोडक्टिव होगा इकोसिस्टम उतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रहेगा। इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस ये भी है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है तो बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाएगी। एज ऑफ द इकोसिस्टम ये भी है, जितना ज्यादा पुराना इकोसिस्टम होगा उतना ज्यादा बायोडाइवर्स रीजन होगा। लेस नंबर ऑफ टॉपिक लेवल नहीं, मोर नंबर ऑफ टॉपिक लेवल होता तो हो जाता। ऐसा क्यों समझो? अगर बहुत सारे टॉपिक लेवल है इसका मतलब कि इंटरकनेक्टेड है ये सारे के सारे टॉपिक लेवल है ना एक दूसरे से। और अगर जितना ज़्यादा लेवल होगा उतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्पीसीज वहाँ पे मिलते हैं, मतलब वहाँ की बायोडाइवर्सिटी उतना ज़्यादा है। तो अगर लेस नंबर है टॉपिक लेवल का, इसका मतलब वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम है ना कि ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, सारा कुछ मैंने बता ही दिया। क्या कि टॉपिक लेवल इन अ फूड चेन रिप्रेजेंट करता है डिस्टिंक्ट पोजीशन फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर एट द बॉटम। ये सारा कुछ आपको पता ही है। ठीक है, अगर सिंपल फूड चेन हुआ, अगर 3 टॉपिक लेवल हुआ, प्राइमरी, हर्बिवोरस, कार्निवोरस, विल इनहेरेंटली पोजेसेस लोअर बायोडाइवर्सिटी कंपेयर टू अ कॉम्प्लेक्स फूड चेन फीचरिंग न्यूमरस टॉपिकल लेवल। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हुआ होगा। कहीं पे कोई भी डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर है भी तो डोंट वरी, क्यों? क्योंकि आप कमेंट करके पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए है कि सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग इतने ज़्यादा पैशनेट, इतने ज़्यादा अपने गोल के पीछे पागल होते हैं कि उन्हें कुछ और भी देखने सोचने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब वो इतना ज़्यादा बिजी होते हैं अपने गोल को, अपने सक्सेस, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। और देखा जाए तो मोस्टली उन्हीं को सक्सेस भी मिलती है। तो इसलिए आप इतना ज़्यादा बिजी हो जाओ अपने सक्सेस को ढूंढने में कि आपको बाकी चीज़ों के लिए टाइम ना मिले और आप जल्दी अपना सक्सेस गोल जो भी है अचीव कर पाओ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप ढूंढते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक